नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल में निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि यानी निर्वहन करने वाली कृषि स्थानिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि को निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी उस जगह विशेष पर रहने वाली जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने के लिए, खाद्यान्न के लिए, खाने के लिए उपजाई जाने वाली कृषि को निर्वहन कृषि कहा जाता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य ही होता है उस प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता जितना उत्पादन करना होता है, इसलिए उस प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता को पूरा किया जा सके, केवल उतना ही उसमें उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसमें देखें तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। ये आदिम प्रकार की कृषि होती है, यानी बहुत प्राचीन काल में जो कृषि है वही कृषि होती है। इसमें आधुनिक कृषि के उपकरण, वैज्ञानिक विधियाँ, उन्नत बीज, उर्वरक, इनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, नहीं के बराबर किया जाता है इनका उपयोग। इस कारण से जो प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन होता है वो भी बहुत कम होता है। जलवायु दशाओं, भूमि की उपलब्धता, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव कितना है, इसके आधार पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्वाह कृषि के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इस आधार पर निर्वाह कृषि के 4 रूप प्रचलित हैं: स्थानांतरित कृषि, स्थायी कृषि, चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि और चावल विहीन गहन निर्माण कृषि। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? इस पद्धति में किसान अपना खेत और आवास होता है वो निरंतर बदलते रहते हैं, यानी समय समय के अनुसार किसान है वो अपने खेत को बदलता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करता है और उसके हिसाब से आवास भी बदलता है। किसान जहाँ पर भी उनको वन दिखाई देते हैं वहाँ पर जाकर के सबसे पहले वनों को साफ करके 2 या 3 वर्षों तक वहाँ पर खेती करते हैं। उसके बाद में उस वनों की जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है, इस कारण दूसरी जगह की भूमि को साफ करके कृषि करते हैं। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, यानी स्थान बदल बदल कर कृषि करना। इस कृषि के प्रमुख क्षेत्र विश्व में देखें तो अधिकांशतः आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले भागों में देखने को मिलते हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, और इसके अलावा भारत के जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाके वहाँ पर उत्तरी पूर्वी पर्वतीय भाग, इनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। असम में इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहा जाता है। श्रीलंका में इसको चेन्ना, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासू। ये इस स्थानांतरित कृषि के भिन्न भिन्न नाम हैं अलग अलग स्थानों पर। तो इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेन्ना किस देश में स्थानांतरित कृषि को चेन्ना कहा जाता है। ये मिलान कीजिए, एक तरफ देश दे देंगे, दूसरी तरफ इनके विभिन्न प्रकार के नाम दे देंगे, तो उनका मिलान करना है। यूरोप में नए प्रस्तर युग में इसे स्वीडेन कहा जाता था, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, ब्राज़ील में इसको रोका और दक्षिणी राजस्थान में इसको वालरा कृषि कहा जाता है। अब ये सारे मानचित्र में एक बार सारे स्थान देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, अमेरिका, इसके अलावा भारत, ये कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस प्रकार से ये प्रमुख स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र है विश्व में। अब इसके लिए भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि के लिए जलवायु, जैसा कि ऊपर देखा ही था कि इसके लिए आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वो जहाँ पर आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। वर्ष भर ऊंचा तापमान, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता है वर्ष भर ऊंचा तापमान होता है वहाँ पर और अधिक वर्षा होती है, इस कारण से सघन वन पाए जाते हैं। फिर उन वनों को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है। तो कृषि के लिए भूमि की कमी रहती है, क्योंकि अधिकतर क्या है कि
वर्ष पर ऊंचा तापमान रहने के कारण वर्षा भी अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं, इसलिए कृषि की भूमि की कमी रहती है। और यहाँ पर वनस्पति भी अत्यधिक शीघ्रता से बढ़ने वाली होती है और अत्यधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी में अपक्षालन की समस्या हो जाती है, यानी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। उसके जो उपजाऊपन के तत्व होते हैं वो बहकर चले जाते हैं अत्यधिक वर्षा होने के कारण, इसलिए किसान है वो खेत बदलने को बाध्य हो जाता है। और जलवायु है यह यहाँ की ये पशुपालन के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अधिकांशतः पशुओं का अभाव रहता है, इसलिए किसानों को समस्त कार्य अपने शारीरिक श्रम से ही करना पड़ता है। विशेषताएं स्थानांतरित कृषि की, वनों को सबसे पहले साफ करके खेत बनाए जाते हैं। उन खेतों में 2-3 साल तक कृषि की जाती है। 2-3 साल के बाद में जब वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो वो किसान वो खेत छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। ये कृषि प्रारंभिक दशा का प्रतीक है, क्योंकि खेतों के साथ यहाँ के निवासियों का जीवन भी स्थानांतरणशील होता है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता रहती है, क्योंकि इस कृषि का नाम ही है निर्वाहक कृषि, यानी इसमें सिर्फ खाने वाली जो फसलें हैं वही उपजाई जाती है। और भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर अलग अलग फसलें बोई जाती है। इस कृषि में मानव श्रम की ज़्यादा प्रधानता रहती है। केवल कुदाल, हंसिया या नुकीली लकड़ी जैसे जो पुराने उपकरण हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और ये भी प्रयोग मानव स्वयं इसमें श्रम करता है। कृषि फार्म में किसान का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, और इसमें क्योंकि आधुनिक जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। और जीवन यापन के लिए मुर्गी पालन और सुअर पालन भी ऐसे स्थानों पर किया जाता है। इस कृषि व्यवस्था को अपनाने वाले लोग अशिक्षित और रूढ़िवादी है, यानी प्राचीन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर रूढ़िवादी है, तो ये अपनी इस परंपरागत कृषि को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हो पाते। अगर इनको शिक्षा भी दी जाए तो ये अशिक्षित है और प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही चलते हैं, तो इसलिए इस कृषि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार की कृषि में वनों को साफ किया जाता है, यानी वृक्षों को काट करके जलाया जाता है, और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को पुनः उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। अर्थात इसीलिए 2-3 साल तक खेती करते हैं, फिर दूसरे जगह पर चले जाते हैं। फसलें तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी लेते हैं, इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, केला, ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, उनकी प्रधानता रहती है। दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन घाटी है और मध्य अमेरिका है, वहाँ की प्रमुख फसल मक्का है। अफ्रीका में प्रमुख फसल ज्वार, बाजरा, और एशिया में चावल। इसके अलावा भी ये गन्ना, मूंगफली, सब्जियाँ ये गौण रूप में पैदा करते हैं। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह प्रभावित भी करते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन उन पर हानिकारक प्रभाव भी डालती है, खास करके मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है, और वनों का ह्रास, क्योंकि वृक्षों को काट करके जलाया जाता है, इसलिए ये मुख्य समस्या है। इससे पारिस्थितिकी में असंतुलन आ जाता है। ये एक प्रकार का जीवन दर्शन बनाया जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया प्रणाली को अधिक उत्पादक बनाना आवश्यक है, यानी इसमें उत्पादन भी कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि सारा कार्य मनुष्य के श्रम द्वारा किया जाता है, और इसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। लेकिन जनसंख्या का जो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके, इसके लिए इसके अधिक उत्पादनशील इस कृषि को बनाना आवश्यक है। मुख्य रूप से इस स्थानांतरित कृषि को स्थायी कृषि के रूप में विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, और वृक्ष उगाने के लिए और साथ में पशुपालन की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही सहकारी बाजार की सुविधा उपलब्ध करा के और वनों पर आधारित जो लघु उद्योग लगा करके वहाँ की अर्थव्यवस्था को उबारा जा सकता है। अब इसी का दूसरा रूप है प्रारंभिक स्थायी कृषि। ये स्थानांतरण कृषि है उसी का एक विकसित रूप है, यानी स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में जहाँ पर प्राकृतिक और मानवीय तत्व अनुकूल हो जाते हैं वहाँ पर स्थायी कृषि पद्धति बढ़ जाती है, यानी वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ ही रहती है, उसकी क्षमता, तो मनुष्य वहाँ पर स्थायी रूप से रह करके लगातार कृषि करने लग जाता है, लगातार स्थायी रूप से वहाँ बस जाता है। प्राकृतिक सुविधाएं अधिक होती है, इस कारण यहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में जो कृषि का स्वरूप है ये स्थायी रूप में मिलता है। इस प्रकार की कृषि पहाड़ी ढालों और घाटियों में विशेष प्रकार से की जाती है। स्थायी कृषि के क्षेत्रों की बात करें तो स्थायी कृषि है वो मध्य अमेरिका के पठारी और पहाड़ी भागों, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों
एंडीज पर्वत के जो उष्णकटिबंधीय भाग है, पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग, कीनिया, गाना, नाइजीरिया और पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। इस प्रकार की कृषि भी आर्द्र और उष्णकटिबंधीय भाग में है, इसलिए जहाँ का प्राकृतिक वातावरण और मानवीय परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल मिलती है, वहाँ पर ये कृषि प्रचलित है। मानचित्र में स्थायी कृषि के जो क्षेत्र है उनकी बात करते हैं। इसका पठारी भाग, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, उसका उष्णकटिबंधीय भाग। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में, इसके अलावा गाना द्वीप में और पूर्वी द्वीप समूह में ये कृषि की जाती है। अब भौगोलिक दशाएं। स्थायी कृषि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से संबंधित है, जहाँ पर ऊंचे पठारी भाग होते हैं, जलोढ़ मैदान भी मिलते हैं और द्वीपीय भूआकृति मिलती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। मानवीय आवास यहाँ पर स्थायी कृषि के लिए सुविधाजनक है, इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है। विशेषताएं। स्थायी कृषि प्रणाली में मैदानी भागों में जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियाँ उनका जमाव होने के कारण इस कृषि का प्रचलन है, और नई भूमि साफ करने और मिट्टी में उर्वरता ह्रास की समस्या नहीं है, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता वे बनी रहती है जलोढ़ मिट्टी के कारण। स्थायी कृषि के क्षेत्र है वो बागत जो कृषि क्षेत्र है उनके अधिक निकट है होने के कारण यहाँ पर मिर्च, मसाले, रबर जैसी स्थायी फसलें पैदा की जाने लग गई है। इस कृषि में फसलों और पशुओं का साहचर्य मिलता है, अर्थात पठारी भागों में घोड़े, खच्चर, भेड़, बकरियां और मैदानी भागों में गायें पाली जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु के सीमांत भागों में वर्षा कम और शुष्क मौसम होने से अनावश्यक वनस्पति के बढ़ने और मिट्टी अपक्षालन की समस्या भी नहीं रहती है। और किसान अपने आदिम औजारों का उपयोग करते हैं, खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेड़े बना देते हैं, इस कारण पौधे वो जल से सुरक्षित भी रह सकें। और एक खेत में एक साथ कई फसलें बोई जा सकती है, ताकि लंबे समय तक जो खाद्य सामग्री उसकी आपूर्ति होती रहे। प्रमुख फसलों में इसमें मक्का, चावल, गन्ना, रबर, कपास, मसाले, सब्जियां, फल, ये फसलें पैदा की जाती हैं। और पठारी भागों में ऊंचाई और जलवायु के अनुसार फसलों की सुस्पष्ट पेटियां पाई जाती है। यहाँ पर अनाज और कंद वाली फसलें भी खाद्य फसलों के रूप में उपजाई जाती है। अगले वीडियो में हम चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि और चावल विहीन गहन निर्माण कृषि का अध्ययन करेंगे।